हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएससी स्टडी। आज की क्लास में एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफी इन सभी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिले। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, तो यह दमदमा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वह बुर्ज हिम से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वह बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जो अग्निकुंड का साक्ष्य है वह कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो युग्म समाधियों का प्रमाण कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है वह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो यह हड़प्पा में था। अगला प्रश्न है, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था यह मोहनजोदड़ो में। दफनाने का था हड़प्पा में और जलाने का था मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य यह आपके वनावली से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन्नत जल प्रबंधन का जो साक्ष्य है वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, तो यह आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्हवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार हुआ था, तो आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार, तो जो पहिए का आविष्कार है वह नवपाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम था जौ या फिर यव। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु का नाम है तावा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा। यहाँ से हम वेदों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख है। कौन से मंडल में? तो यह 10वें मंडल में है। अगला पॉइंट है, इस वेद में
इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये जो ऋग्वेद है इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया था। जो गोत्र शब्द है, गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह इसी ऋग्वेद में किया गया है। अगला पॉइंट है, इस वेद में गाय के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ऋग्वेद है इसमें गाय के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी ऋचाओं को यानी कि यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में ही यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का भी संकलन मिलता है। अगला पॉइंट है, इस वेद में यानी कि यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह जो यजुर्वेद है गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगला वेद है सामवेद। इसकी यानी कि सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्गात कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। जो अथर्ववेद है इसी में ही सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या होती है 6। पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या होती है 18। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या होती है 108। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। यहाँ से हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि कहाँ है, नेपाल में हुआ था। पॉइंट है, इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको यानी कि गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जब 6 वर्ष के थे तो इन्होंने कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जो बौद्ध धर्म है इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि किसकी है? पुनर्जन्म की मान्यता है। अगला पॉइंट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु, जो बौद्ध संघ है इसमें सम्मिलित होने की आयु कितनी है? तो यह 15 वर्ष है। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। जो सर एडविन अर्नाल्ड थे इन्होंने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। जो 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जो महावीर स्वामी थे यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु
468 ईसा पूर्व में नालंदा के पावापुरी में हुई थी। अगला पॉइंट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला पॉइंट है इन्होंने यानी कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे इन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर, जो ऋजुपालिका नदी है इसके तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अगला पॉइंट है महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपने शिष्यों को किसमें 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखती थी। अगला पॉइंट है स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित हैं जैन धर्म से। जो स्यादवाद है और अनेकांतवाद है यह किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रथम जैन विविक्षुड़ी कौन थी? तो यह थी चंपा। यहाँ से हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत स्थित है। जो हमारा भारत है वह उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देश की संख्या कितनी है? तो भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या है 7। अगला प्रश्न है भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? तो भारत की जल एवं स्थल राज्य से लगे देशों की संख्या है 3। इनके नाम है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत एवं चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो है डूरंड रेखा है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो यह आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनके नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या है 5। कौन कौन से? तो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है असम और अरुणाचल प्रदेश की मध्य सीमा बनती तो है संकोसी नदी बनाती है। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के मध्य जो है वह काली नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है भारत एवं म्यांमार को अलग करती है। भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियां अलग करती हैं। अगला प्रश्न है 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है। तो यह है त्रिपुरा जो है वह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है तिब्बत से शिमला को जोड़ता है। तो तिब्बत से शिमला को सिपकीला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से तुजू दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है श्रीलंका को गिरगिट से जोड़ता है। तो यह
वुर्जिला दर्रा, वुर्जिला दर्रा जो है श्रीलंका को गिलगिट से जोड़ता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है, नेपाल में है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टिन, जिसे हम K2V कहते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय। नामचा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय का नवीनतम भाग है, हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक। अगला प्रश्न है हिमालय उदाहरण, तो हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत अलग करता है। अगला प्रश्न है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से ही निकलती हैं। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार स्थित है, जो दक्कन का पठार है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वह तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनमुदी। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है पम्बन द्वीप स्थित है, जो पम्बन द्वीप है वह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया, तो यह 1773 ईस्वी में पारित किया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत या फिर इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया। इसके द्वारा ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। और इसी के द्वारा जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो यह 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बढ़ाया गया था। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में। तो भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, तो यह 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को इसी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अगला पॉइंट है
गवर्नर जनरल की परिषद यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था। तो भारत से मुगल सम्राट के पद को 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया था। इसके अंतर्गत भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया था। ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था। ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 में औपचारिक रूप से भंग किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसी के अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। तो यह 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम को, ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम को मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। जो लॉर्ड मिंटो थे, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की जो स्थापना है वह 1909 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। इस अधिनियम यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और इसी अधिनियम को यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई।
केंद्रों में द्वैत शासन की व्यवस्था जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। अगला पॉइंट है, इसी अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग किया गया। कौन से? 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ही किसके? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या थी, तो यह 20 थी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र होती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण है रेड ब्लड सेल का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्र ग्रह कहा जाता है, तो यह प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो यह 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 33। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय कितना, तो यह लगभग 23 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो यह मुख से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। प्रश्न है, मांसपेशियों एवं अस्थि के जोड़ों को कहते हैं, तो है टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो है लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग, तो बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स और वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो है कोशिका द्रव्य में होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ऑक्सीश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अनॉक्सीश्वसन की कोशिका द्रव्य में होती है और ऑक्सीश्वसन की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण हैं, तो मादा जनन हार्मोन के उदाहरण हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, नर जनन हार्मोन के उदाहरण हैं एंड्रोजन और
स्टेरॉन। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है, सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एसिटावुलेशिया, एसिटावुलेरिया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है, तो सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है मैक्रोसिस्टिस। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है, नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहते हैं क्रायोफाइटिक शैवाल। अगला प्रश्न है, पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है, पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है जायांक। अगला प्रश्न है, पौधे का जनन अंग है, तो पौधे का जनन अंग है पुष्प। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे को कहा जाता है लियोफाइट्स। अगला प्रश्न है, बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, बालू में उगने वाले पौधे को कहते हैं सेमोफाइट्स। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं एरिमोफाइट्स। अगला प्रश्न है, दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को कहते हैं हिलोफाइट्स। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो अम्लीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीलोफाइट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।